चलेगा। गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जहां तक अपनी पिछली क्लास के अंदर हुआ था उसके आगे से। शायद देखता हूं मैं पिछली क्लास का कुछ हो तो। छोड़ो, हमने पिछली क्लास के अंदर ये ज्ञात किया था लास्ट स्टेप के अंदर I इक्वल टू E इक्वलेंट बटा Z इक्वलेंट प्लस ZL, यही ज्ञात किया था ना। और हमारा परिपथ कुछ इस तरीके से था, ये हमारा E इक्वलेंट था, ये हमारा Z इक्वलेंट था और ये हमारा था ZL। और इसके अंदर प्रवाहित धारा क्या ली थी हमने? I ली थी। ठीक है, ये हमने कैसे कैलकुलेट किया था? माइनस का E इक्वलेंट, फिर Z इक्वलेंट I प्लस ZL I इक्वल टू 0। तो यहां से जब हमने I कैलकुलेट किया था तो ये आया था E इक्वलेंट बटा Z इक्वलेंट प्लस ZL। एक काम करो, इस करंट को I ना देके I डैश नाम दे दो। अगर इसको अपन I डैश नाम दे तो इधर भी I डैश आ जाएगा, इधर भी I डैश आ जाएगा, इधर भी I डैश, मतलब इधर भी क्या आ जाएगा? I डैश। एक तो ये कर लो चेंज, है ना, हल्का सा। वो जो अपन ने थेवेनिन का परिपथ बनाया था उसमें जो करंट I लिखी हुई थी उसकी जगह I डैश कर लो, I डैश कर लो। यहाँ पे भी हो जाएगा I डैश, इधर भी हो जाएगा I डैश, इधर भी हो जाएगा I डैश, है ना। I की जगह I डैश ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा ना। I की जगह I डैश ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। और मुझे बता दो ये वाला समीकरण कौन सा था, ये वाला समीकरण कौन सा था, ये भी बता दो मुझे, है ना। फिर आगे चलते हैं। ये जो समीकरण नंबर था ये कौन सा था? 4 था। ठीक है, क्या था ये? 4 था। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ध्यान दो आज की क्लास के अंदर। अब हमारा मेन पर्पस क्या है? ध्यान दीजिएगा, हमारा मेन पर्पस क्या है? Z इक्वलेंट और ZL को ज्ञात करना। क्योंकि जब हम Z इक्वलेंट और ZL को ज्ञात करेंगे तभी तो हम किसका मान ज्ञात कर पाएंगे? I डैश का मान ज्ञात कर पाएंगे। तो एक बार अब आप लोग ढंग से देखना, बाद में उतारना। देखते चलो, हमारा मेन काम है अब Z इक्वलेंट का निर्धारण। और आप लोगों को याद हो तो Z इक्वलेंट का निर्धारण कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को सिखा रखा है, अच्छे से सिखाया था जब ये थ्योरम स्टार्ट हुई थी, उससे पहले कि इसमें ऐसे ज्ञात करेंगे। तो देखो, Z इक्वलेंट का निर्धारण कैसे किया जाएगा, मैं एक बार परिपथ बनाता हूं। ये था परिपथ अपना, देखो ना, ये था हमारा परिपथ। इधर Z1 हुआ करता था, इधर Z2 हुआ करता था, इधर Z3 हुआ करता था, और इधर हमारे पास में ये हुआ करता था E, ऊपर प्लस होता था, नीचे माइनस होता था, और इधर था हमारे पास में ZL। इधर क्या था हमारे पास में? ZL था। ये टर्मिनल 1 था, ये टर्मिनल 2 था, मतलब कुछ ऐसे अपने नाम दिए थे। ठीक है, चलो। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करते हैं। Z इक्विवेलेंट ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ZL को हटा दो। ये लो, हमने ZL को क्या कर दिया? हटा दिया। और ZL को हटाकर क्या करेंगे? अपन टर्मिनल को खुला छोड़ देंगे। तो ZL को हटाकर टर्मिनल को हमने क्या कर दिया? खुला छोड़ दिया। और साथ के साथ ये जो वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है इसको इसके आंतरिक प्रतिबाधा से क्या करेंगे? प्रतिस्थापित कर देंगे। तो ये वोल्टेज सोर्स को मैंने क्या किया? इसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया। तो ये जो खुले टर्मिनल है ना, इन खुले टर्मिनल के मध्य जो प्रतिबाधा होगी उसे ही क्या कहते हैं अपन? Z इक्विवेलेंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं अपन? Z इक्विवेलेंट कहते हैं। तो कैसे कैलकुलेट होगा एक बार ध्यान दो।
यदि ZL को हटाकर टर्मिनल को खुला रखा जाए तथा वोल्टता स्रोत को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया जाए तो खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होगी। प्रतिबाधा Z इक्विवेलेंट होगी। क्या होगी? Z इक्विवेलेंट होगी। अब ध्यान दो, ये रहा हमारा परिपथ। तो ये खुले टर्मिनलों के मध्य प्रतिबाधा क्या होगी? Z इक्विवेलेंट होगी। तो Z इक्विवेलेंट कैसे ज्ञात करेंगे? ZL और Z3 क्या है? यहाँ समांतर क्रम में है, और इन दोनों का जो समांतर क्रम है उसके श्रेणी क्रम के अंदर क्या है? Z2 है। कैसे पता चला? आप यहां से करंट फ्लो करो, यहां से करंट फ्लो करेंगे तो करंट यहाँ पे आगे दो भागों में टूट जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी, कुछ करंट इधर जाएगी। इसका मतलब Z1 Z3 किसके अंदर है? समांतर क्रम में है। और इनका जो समांतर क्रम अपन सोल्व करेंगे उसके श्रेणी क्रम के अंदर क्या है? Z2 है। तो Z इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? ये Z इक्विवेलेंट होगा, ये दोनों समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम कैसे सोल्व होगा इसका? Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 प्लस Z2 क्या है? इनके श्रेणी क्रम। तो ये लीजिएगा, ये आ गया हमारा Z इक्विवेलेंट। ठीक है, इसको देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा? इसको देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा? 5। ये देंगे हम समीकरण नंबर कौन सा? 5। ठीक है, चलो आप लोग पहले ये उतार लो। जेड जहां तक लिख लिया उसके आगे लिखना जेड इक्विवेलेंट का निर्धारण।
हो गया। नेक्स्ट इसे करो कंप्लीट। तुम्हें पता है सेकंड ईयर वालों का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है परीक्षा का, और ऐसा टाइम टेबल दिया है बड़ी मुसीबत में आ गए वो बेचारे। 3 दिन के अंदर 5 परीक्षा है, 23 सितंबर, 24 सितंबर और 25 सितंबर। 23 सितंबर को है केमिस्ट्री फर्स्ट, केमिस्ट्री सेकंड। 24 सितंबर को है केमिस्ट्री थर्ड। 25 सितंबर को है फिजिक्स फर्स्ट एंड फिजिक्स सेकंड। ठीक है। केमिस्ट्री में तो फिर भी सोल्ड पेपर काम कर जाएंगे 5 साल के, फिजिक्स में कुछ काम नहीं करता सोल्ड पेपर। ठीक है, सोल्ड पेपरों के अंदर से गए जमाने पेपर आते ही नहीं आजकल, बिल्कुल नया क्वेश्चन लगता है। फर्स्ट ईयर तो प्रमोट है, फर्स्ट ईयर वाले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोबारा हमारे साथ ही पढ़ेंगे। अरे सब सब बोल, हमारे रहते हुए तुम्हारे साथ नहीं पढ़ने देंगे उनको, टेंशन मत लो, मेरे रहते हुए। ठीक है, जबकि मैं लगातार काफी समय से कह रहा था उनसे कि परीक्षाएं लगेगी। ठीक है, जब से स्टार्टिंग से सब कुछ चल रहा था, जब से थर्ड ईयर वालों की एग्जाम स्टार्ट हुई थी आज से 1.5-2 महीने पहले, जब से सारा सब कुछ चल रहा था, मैं उनसे लगातार कह रहा था कि तुम्हारी परीक्षाएं 100% लगेगी। लेकिन कुछ लोगों ने उनको गुमराह कर दिया कि तुम्हारी परीक्षाएं नहीं लगेगी। ठीक है, अब उन्होंने बेचारों ने बोरी बिस्तर बांध लिए बिल्कुल। ठीक है, और नतीजा क्या, परीक्षा लग रही है। फिर भी कल तक भी कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया टाइम टेबल आने के बाद में कि परीक्षा तुम्हारा नहीं है, तो ड्यू पेपर वालों का टाइम टेबल है। ड्यू पेपर वालों का टाइम टेबल है, तुम्हारा नहीं है। ठीक है, जबकि हम लगातार कह रहे हैं कि कोई ड्यू पेपर वालों का टाइम टेबल नहीं है, तुम्हारा ही है ये टाइम टेबल। ठीक है, और 100% तुम्हारी एग्जाम होगी, मैं स्टार्टिंग से कह रहा था। ठीक है ना, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं थे। चलो हम नतीजा भुगतेंगे, अगर जो मान रहा था पढ़ रहा था उसके लिए बेटर है, नहीं पढ़ रहा वो नतीजा भुगत। इक्विवेलेंट का निर्धारण। ठीक है, देखिएगा, हाँ जी ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट के निर्धारण का मतलब क्या है, आपको केवल जेडएल उठाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ये रहा हमारा परिपथ। पहले तो वो परिपथ बना देता हूं मैं जो हमने लिया था स्टार्टिंग के अंदर। ये Z1 है, ये Z2 है, ये हमारा Z3 है, और इधर है हमारा ZL। इधर क्या है हमारा ZL। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये E है, ये प्लस होता था, ये माइनस होता था, और इसके अंदर करंट फ्लो होती थी I। याद करो, I1, सॉरी I1 ली थी ना इसके अंदर अपन ने करंट, बिल्कुल I1 ली थी। अब देखो, यहाँ टर्मिनल 1 बनाता था मैं, यहाँ टर्मिनल 2 बनाता था मैं। हमें किसका निर्धारण करना है, इक्विवेलेंट का। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बताया था कि इक्विवेलेंट का निर्धारण बड़ा आसान है। कैसे है बड़ा आसान इक्विवेलेंट का निर्धारण, देखो ZL को हटा दो,
जेड को हटा दो, ये मैंने जेड को क्या कर दिया, हटा दिया। अब जैसे कि आपने जेड को हटाया है तो ये टर्मिनल कैसे हो गए, खुले हुए हो गए। ये टर्मिनल कैसे हो गए हमारे, खुले हुए हो गए। ये टर्मिनल कैसे हो गए, खुले हुए हो गए। तो खुले टर्मिनलों के मध्य की जो वोल्टता होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, इक्विवेलेंट कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं हम, इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। ये तो ठीक है, चलो हमें समझ में आता है। आखिरकार हम इस इक्विवेलेंट को कैलकुलेट कैसे करेंगे, मेन मुद्दा ये है, बताते हैं, सिखाते हैं आपको। देखो सबसे पहले इक्विवेलेंट के निर्धारण के अंदर अपन क्या लिखेंगे, यदि ZL को हटाकर टर्मिनल को खुला रखा जाए तो खुले टर्मिनलों के मध्य वोल्टता इक्विवेलेंट हो। हाँ जी, देखो अब सुनना मेरी बात ढंग से, देखिएगा, बाद में उतारना, पहले समझ लो आपको, ढंग से देखना। देखो ये जो Z3 है ना, Z3 यहां पे है 1 और 2 टर्मिनल। अब करंट यहां से आ रही है, मेरी बात समझना सारे के सारे, बड़ी काम की चीज है, ढंग से समझना। करंट ऐसे आ रही है प्लस से माइनस ऐसे। अब कोई कहेगा करंट ऐसे भी जानी चाहिए, चेक करते हैं। यहां से आई करंट, इधर आई, इधर आई, अब आगे गई मान लो, लेकिन आगे तो क्या है, सब कुछ ओपन है। अगर आगे ओपन है तो इधर कोई करंट फ्लो नहीं होगी। करंट किधर फ्लो होगी, Z3 की तरफ फ्लो होगी। Z2 में करंट जाएगी नहीं, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि आगे क्या है, ये ओपन है। तो करंट ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे चलेगी, ठीक है ना, आगे नहीं जाएगी। तो आगे करंट फ्लो होगी नहीं, तो इसको तो हटाओ, Z2 को भी, इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। अब देखो ढंग से सुनना, ये जो Z3 है ना, Z3 इधर देखो, इधर तो करंट फ्लो होगी नहीं। ये 1 और 2 टर्मिनल है ना, इनके मध्य की वोल्टता कितनी है, इक्विवेलेंट है। तो आप इसे ये भी तो कह सकते हो कि 1-2 के मध्य की वोल्टता इक्विवेलेंट है, या फिर Z3 के सिरों पर जो विभवांतर है वो भी क्या है, इक्विवेलेंट है। देखो ये जो इक्विवेलेंट है वो हमारा, मैं से कह सकता हूं, ये जो इक्विवेलेंट है हमारा, वो जो Z3 है ना, Z3 इसके सिरों पर जो विभवांतर है वही है। क्योंकि इधर तो करंट फ्लो होगी नहीं, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर होगा वही क्या है, हमारा इक्विवेलेंट होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, देखो चूंकि Z3 के सिरों पर विभवांतर E इक्विवेलेंट है, तो V बराबर ओम का नियम क्या कहता है, IR। तो E इक्विवेलेंट बराबर, तो ये तो हो गया V की तरह, और I की तरह देखो। अब इस Z3 के अंदर करंट क्या फ्लो हो रही है, I1 करंट आ रही है। देखो I1 करंट आ रही है ना, इसमें कौन सी करंट आ रही है, I1 करंट आ रही है। ये हो गया I1, और प्रतिबाधा क्या हो गई, ये Z3। ये क्या हो गई, प्रतिबाधा Z3। अगेन समझना, देखो क्या किया हमने, ZL को हटा दिया। जैसे ही ZL को हटाया हमने और टर्मिनल को खुला छोड़ दिया, तो खुले टर्मिनल के बीच की जो वोल्टता होती है उसे ही क्या कहते हैं अपन, इक्विवेलेंट कहते हैं। अब करंट ऐसे आ रही है, ऐसे चलेगी, इधर तो करंट जाएगी नहीं Z2 के अंदर, क्योंकि आगे क्या है, ओपन है। तो ये जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, Z3 के सिरों पर विभवांतर ही है। तो ये रहा Z3 में करंट क्या आ रही है, I1 आ रही है। तो Z3 को अगर मैं I1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिलता है, इक्विवेलेंट मिलता है, ठीक है। अब एक काम करना मस्ट कंपलसरी का है, समीकरण 5 आ गया ना, इसको देंगे अपन समीकरण नंबर 6। अब क्या करना है, हमें I1 का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, I1 का। तो ज्ञात कर लेंगे I1 का मान। देखो मैं इसको नाम दे देता हूं लूप फर्स्ट। तो लूप फर्स्ट में KVL लगा दो, I1 का मान मिल जाएगा। देखो कैसे, लूप फर्स्ट में
केवीएल लगाने पर, तो जैसे ही हम लूप फर्स्ट के अंदर केवीएल लगाएंगे तो देखो चलो, सबसे पहले ये हो गई माइनस का ई, फिर आओ आगे, Z1 के अंदर कितनी करंट है, I1 है, फिर Z3 के अंदर कितनी करंट है, I1 है, फिर लूप खत्म है। तो Z1 I1 प्लस Z3 I1 इक्वल टू 0। तो माइनस का ई, I1 कॉमन निकाल लो, तो I1 कैलकुलेट होगा, यहां से ई उधर चला जाएगा, इसको देंगे समीकरण नंबर 7, 7 से मान 6 में रख दो। समीकरण 7 से मान 6 में रखने पर, जैसे ही आप 7 से मान 6 के अंदर रखोगे तो ई इक्वलेंट बराबर क्या होता है, I1 कितना है, ये है E1 बटा Z1 प्लस Z3, और आगे है मेरे पास में Z3, इससे देंगे 8। और अब हमें क्या करना है, ये आ गया मेरे पास में 8, है ना, हमें क्या करना है, सुनना, ये जो समीकरण नंबर 8 आया है जिसमें हमने इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है, और समीकरण नंबर 5 आया था जिसमें जेड इक्विवेलेंट कैलकुलेट किया है, इन दोनों से मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो देखो समीकरण 5 व 8 से मान समीकरण 4 में रखने, और वो कौन सा समीकरण था जिसके अंदर अपन ने आई कैलकुलेट किया था, वो बता दो एक बार मुझे। वो कौन सा समीकरण था जिसमें हमने आई कैलकुलेट किया था? हाँ, तो अब इसमें इक्विवेलेंट और जेड इक्विवेलेंट का मान आप रखोगे अभी, और ये जो आई डैश है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, समीकरण 3 के अंदर जो आई आया है उसके बराबर आ जाना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो ये थ्योरम क्या है, सत्य है, और बराबर आ जाता है तो आपने बिल्कुल सही किया है, अगर बराबर नहीं आता तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने मिस्टेक किए, कहीं ना कहीं कंसेप्ट प्रॉब्लम है, यानी कुछ ना कुछ मिस हो रहा है कंसेप्ट, ठीक है ना। वैसे बिल्कुल बराबर आएगा एग्जैक्टली, क्योंकि मैंने कहीं पे कोई गलती नहीं करी इसके अंदर, ठीक है। चलो बताओ।
नहीं, ज्यादा हार्ड नहीं है थ्योरम, हार्ड कुछ भी नहीं है। देखो अगर मैं इसको डायरेक्ट करवाता ना आपको थ्योरम, तो आपको जरूर ये थोड़ी हार्ड लगती है ना, लेकिन पहले मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझा दिया कि इसके अंदर क्या क्या आएंगे, क्या क्या किस तरीके से फाइंड करने हैं, तो आपको प्रोसेस पता चल गया कि ये करना है हमें, ठीक है ना। और अभी हम इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। हम कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे तो ये बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। टफ कुछ नहीं होता, ये चीज ध्यान रखना है ना, लेकिन ये है कि पढ़ते नहीं है तो सब कुछ टफ हो जाता है। अगर एग्जाम के अंदर यही थ्योरम अब की बार सेकेंड ईयर में पूछ ली जाती है तो भी स्टूडेंट कहेंगे कि पेपर बहुत टफ था, पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो ये है। अगर ये थ्योरम भी एग्जाम के अंदर आ जाए, या इससे पहले जो पढ़ाई गई है वो भी एग्जाम के अंदर आ जाए, और हर थ्योरम में से कुछ ना कुछ आता है, मतलब कि कोई सी भी एक थ्योरम ऐसी है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, जाती है, फिर भी स्टूडेंट ऐसे कहेंगे कि पेपर बहुत टफ था, इतना हार्ड था, सोल्ड पेपर से नहीं मिला, नोट से नहीं मिला। ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। पेपर कहाँ कहीं से कहाँ जाएगा। थेवेनिन थ्योरम है तो थेवेनिन थ्योरम नहीं पूछी जाएगी। अब इसका नाम तो चेंज करेगा नहीं कि भाई थेवेनिन के मौसी का लड़के का नाम लिखेगा इसमें। अरे थेवेनिन थ्योरम में थेवेनिन का नाम लिख के पूछेगा, थेवेनिन की लुगाई का नाम लिख के तो पूछेगा नहीं। पढ़ने वालों के लिए सब इजी रहता है। समीकरण 7 में भाई ई है, ये थोड़ा रॉन्ग लिखा में आ गया। ओके 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 ओके, सेकेंड ईयर वालों की एग्जाम होगी। अरे होगी क्या, है ही 9 सितंबर से स्टार्ट है। पहले डी वालों का पेपर है, फिर इसके बाद में साइंस वालों का 20 तारीख से है, 20 से स्टार्ट है, 27 को खत्म है। गैप है कुछ भी नहीं है, एक 26 तारीख का गैप है और एक शायद 22 तारीख का और गैप, बस दो ही गैप है। मतलब 20 से 27 तक 8 दिन हो गए, 6 दिन के अंदर सारा खेल खत्म है, 9 के 9 पेपर, ठीक है। बिल्कुल सेकेंड ईयर बीएससी बीएड वालों की भी होगी, अभी नहीं है लेकिन उनकी भी होगी, 100% होगी परीक्षा, है ना। उतारिएगा फटाफट, है ना। अब मान रखो इसके अंदर, है ना, जो भी हमने कैलकुलेट किए हैं मान, वो मान इसके अंदर रखो और इस थ्योरम को कंप्लीट करो। देखिएगा सुनो, अब आप लोगों को क्या करना है, इसको देना है समी, हाँ मान रखना है ना, तो मान रखेंगे देखो। तो ये है E1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3,
ठीक है, फिर है मेरे पास में Z इक्वलेंट का मान, Z इक्वलेंट का मान ये हुआ करता था Z2 प्लस Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 और फिर है प्लस ZL। एक काम कीजिएगा आप इसके अंदर Z1 प्लस Z3 एलसीएम ले लो नीचे वाले में, तो E1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3, इधर एलसीएम लेंगे Z1 प्लस Z3, तो Z2 के साथ आएगा Z1 प्लस Z3, फिर Z1 Z3 गई और इधर आएगा ZL के साथ Z1 प्लस Z3। ठीक है, हाँ जी, इससे ये कट गया, तो I डैश बराबर आ गया, सॉरी ये E1 नहीं था, माय मिस्टेक, ये E1 नहीं था, ये E ही था ना, ये E1 नहीं था भैया ना, मिस्टेक। चलो ये होगा Z3, इसका इससे मल्टीप्लाई करो Z1 Z2, इसका इससे मल्टीप्लाई करो Z2 Z3, इसका इससे ये ऐसे कैसे है Z3 Z1, और ये है ZL Z1 प्लस Z। ये आ गया आप लोगों के पास में रिजल्ट, ये क्या आ गया हमारे पास में रिजल्ट आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर देंगे इसे कहां तक आगे, समीकरण नंबर देंगे 8 के बाद में 9, और ये किसके बराबर है, 3 के बराबर है। समीकरण 3 व 9 समान है, अतः थेवेनिन की प्रमेय सत्य है, थेवेनिन प्रमेय सत्य है। चलो उतार लो, शुरू वाला कौन सा बताना है एक बार पूछो आप। हाँ ई आएगा, ई आएगा, शुरू से वो E1 कर दिया था इसलिए देखो, शुरू वाला कौन सा बताना है, आप पूछ सकते हो कि ये वाला है शुरू वाला, ये बताओ। जेड इक्वलेंट वाला देखो, जेड इक्वलेंट के लिए क्या किया गया है, सुनना मेरी बात ढंग से, जेड एल को हटाया गया है हमने, और इक्वलेंट को, सॉरी, और जो ई था उसको हमने क्या किया है, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित किया है। जब भी किसी वोल्टेज सोर्स को उसके आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित करते हैं तो शॉर्ट सर्किट करते हैं, कर दिया। अब उस परिपथ के अंदर देखो, ई को शॉर्ट कर दिया अपन ने, जेड एल को हटा दिया, तो खुले टर्मिनल के बीच जो प्रतिबाधा है वो जेड इक्विवेलेंट है। अब उस डायग्राम के अंदर देखो Z1 और Z3 समांतर क्रम में है, और इन दोनों का जो समांतर क्रम सोल्व करोगे आप R1 R2 बटा R1 प्लस R2 से, तो ये आएगा Z1 Z3 बटा Z1 प्लस Z3 से, और इनके क्या है, श्रेणी क्रम में Z2 है।
ठीक है, उतार लो इसे ना। आ गया समझ में? चल, मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन दे दूं आप लोगों को होमवर्क। क्वेश्चन लिखना है आप लोगों को। हाँ जी, क्वेश्चन लिखना है। पूछा हुआ क्वेश्चन है आरयू के अंदर, थेवेनिन प्रमेय का उपयोग कर RL में से प्रवाहित धारा ज्ञात करो। तथा तुल्य परिपथ भी बनाओ। तो ये परिपथ कुछ ऐसे है, 20 वोल्ट, उतारिएगा ये क्वेश्चन। आरयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, है ना, राजस्थान यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, भागना मत अभी, है ना। चलो पहले तो यही क्वेश्चन आप लोगों को करके लेके आओ ना, फिर अपन देंगे क्वेश्चन तो प्रैक्टिस के लिए। चलो, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल इजी वे के अंदर कर सकते हो। आपको आरएल के अंदर से प्रवाहित धारा पूछ रहा है, किसका उपयोग करना है, थेवेनिन। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसका क्या बनाओगे, थेवेनिन परिपथ बनाओगे। थेवेनिन परिपथ कैसे बनता है, इधर आएगा आपके पास में इक्विवेलेंट, फिर आएगा जेड इक्विवेलेंट, फिर आएगा आपके पास में जेड इक्विवेलेंट की जगह एक चीज और सुनो, यहाँ पे R1 R2 R3 RL बोल रहा है, तो आप जेड इक्विवेलेंट की जगह R इक्विवेलेंट बोल सकते हो, और ZL की जगह क्या बोल सकते हो, RL बोल सकते हो। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट और RL, ठीक है ना। उसमें प्रवाहित धारा आप I ले लो, तो I बराबर E इक्विवेलेंट बटा क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट प्लस RL। R इक्विवेलेंट ज्ञात करने का तरीका आप लोगों को पता है, और E इक्विवेलेंट ज्ञात करने का तरीका आपको पता है। उस तरीके से आप वहां पे मान रखना, आपके पास में क्या जाएगा, मान आ जाएगा। यहाँ पे थेवेनिन प्रमेय प्रूफ नहीं करवा रहा, यहाँ पे केवल RL का मान प्रूफ करना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, R इक्विवेलेंट का निर्धारण करना है, फिर आपको E इक्विवेलेंट का निर्धारण करना है, फिर इसका थेवेनिन परिपथ खींचना है, फिर वो जो I करंट होगी वो E इक्विवेलेंट बटा R इक्विवेलेंट प्लस RL होगी। तो R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट का मान रखोगे तो आपको मान मिल जाएगा, और उसका परिपथ भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, इसके आगे अपन कल करेंगे। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कर लेना आप, सिंपल है, मैं कल करवा दूंगा 5 मिनट में। फिर और भी अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे इसमें। ठीक है।